रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मस्जिद से अजान की आवाज आती है और ईशा की नमाज के लिए एक तरह से बुलावा था। इसी बीच में हनीफ अपनी बीवी से कहता है कि मैं ईशा की नमाज पढ़ कर आता हूँ, उसी के बाद ही खाना खाऊंगा। हनीफ नमाज पढ़ने जाता है। उधर मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे। 4 रकत फजर जब पढ़ा देते हैं, उसके बाद बाकी की जो नमाज थी, हनीफ को अपनी नमाज खुद से ही पूरी करनी थी। इसी बीच में हनीफ एक कोने में जाकर नमाज पढ़ रहा था और इसी बीच में कई लोग उस मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। मस्जिद के अंदर जब वो आए थे तो उनके हाथ में तलवार थी, टांकी थी, भुजाली और कुदाल जैसे हथियार थे, जो आधुनिक पारंपरिक हथियार होते हैं, जिनसे कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस तरह से कुछ जो हथियार थे उन्हें लेकर आते हैं और हनीफ आराम से आंखें बंद करके अपने खड़ा हुआ था, नमाज पढ़ रहा था और इसी बीच में उस पर एक के बाद एक हमले कर दिए जाते हैं। उस वक्त मस्जिद के अंदर कई और भी लोग थे, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों को रोक सके और टोक सके कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इमाम साहब भी अपनी नमाज पढ़ाने में मशगूल थे। चीख पुकार मच रही थी, शोर मच रहा था और उन शोरों की आवाज़ अब आसपास के घरों तक भी पहुंच रही थी, लेकिन किसी के अंदर कुछ हिम्मत नहीं थी कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद वो व्यक्ति मर जाता है। हनीफ मर जाता है, लेकिन कोई उसे उठाने के लिए नहीं आता। अगली नमाज का वक्त भी हो जाता है। ईशा की नमाज के वक्त हत्या हुई थी और फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। लगभग 10.5 घंटे के बाद आखिरकार गांव का एक आदमी सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, वो भी डरता हुआ, क्योंकि चौकीदार था, उसकी जिम्मेदारी थी। चौकीदार ने पूरी कहानी बताई। पुलिस जब गांव में आती है तो पता चलता है कि उस रात हनीफ का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि हनीफ के साथ 7 और लोगों की हत्या हुई थी। कुल मिलाकर इस गांव के अंदर 8 हत्याएं हुई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है और इस घटनाक्रम की खूब चर्चाएं भी होती हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था, क्यों इतनी सारी हत्याएं हुई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है लोहरदगा, और लोहरदगा का एक थाना लगता है कुरू थाना क्षेत्र का एक गांव है मुकंदू। दरअसल मुकंदू का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि बुजुर्ग आदमी है, नाम उसका गफूर खान है। गफूर खान के 3 लड़के हैं। एक लड़के का नाम हनीफ खान है, दूसरे लड़के का नाम मुबारक खान है और तीसरे लड़के का नाम है मुफिल खान। तीनों लड़कों में जो हनीफ खान है, उसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेहनती है, पैसे कमाता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है तो धन दौलत भी इकट्ठी कर रहा था। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। अपने ही घर के बिल्कुल बगल में एक और प्लॉट खरीद लेता है। अपनी बीवी को इस बात की मुबारकबाद देता है। कहता है कि मैंने एक और प्लॉट खरीद लिया है, अब अपना घर और भी बड़ा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि अगर घर आना ही था तो मिठाई लेके आ जाते, बच्चों को मिठाई खिला देते। जब इस बात की उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अब की बार जब बाजार जाऊंगा तो मिठाई लेके आ जाऊंगा। बीवी भी खुश थी इस बात को लेकर और ये तारीख थी 6 जून 2007 की। वो घर आता है तो मिठाई लेकर आता है। मिठाई लाने के बाद बच्चों में मिठाई बांट दी जाती है। ईशा की नमाज का वक्त था। जैसे अजान की आवाज़ आती है, अजान की आवाज़ सुनने के बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि मस्जिद से बुलावा है, नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ। वो नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है और वहाँ जाने के बाद अपनी नमाज पढ़ रहा था। हालांकि मौलाना साहब ने जो नमाज पढ़ाई थी, उस नमाज को पढ़ाने के बाद अपनी भी नमाज अदा करनी होती है। वो रकत पढ़ रहा था। कुछ रकत पढ़ने के दौरान ही इसी बीच में कई सारे लोग घर उस मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के में टांकी थी, तो किसी के में भुजाली तो कुदाल, इस तरह के हथियार लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और आने के बाद नमाज पढ़ते हुए हनीफ पर एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए जाते हैं। और वो तब तक हमले कर रहे थे जब तक क्या हनीफ की मौत नहीं हो गई। हालांकि इस बीच में हनीफ ने काफ़ी चिल्लाया, चीखा, शोर मचाया, लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। लेकिन जितने भी लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, इंक्लूड मौलाना साहब भी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन मारने वालों को रोक सके। तभी नमाज पढ़ते हुए 1-2 लोग भाग के जाते हैं, सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं। जाकर कहते हैं उसके बच्चों से कि देखो, तुम्हारे बाप की कुछ लोग हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। अब ये सूचना उसके बेटों के पास पहुंच जाती है। एक बेटे का नाम गुफरान उर्फ पाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। एक बेटे का नाम इमरान खान होता है, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास होती है। जैसे ही गुफरान और इमरान को ये सूचना मिलती है, गुफरान और इमरान इन चीखों की आवाज़ों के द्वारा ही मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। उधर वो अपना काम कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही हनीफ की हत्या कर देते हैं, हनीफ की हत्या करने के बाद अपने अपने हथियारों के साथ बाहर निकल रहे थे और जैसे ही देखते हैं सामने कि इमरान भी खड़ा हुआ है और गुफरान भी, दोनों भाई खड़े हुए हैं। बाप तो मर चुका था, दोनों बेटे अब सामने थे। जैसे बाप पर हमला किया गया था, ठीक वैसे ही बेटों पर भी हमला कर दिया जाता है। आए थे बेटे अपने बाप को बचाने के लिए, लेकिन खुद ही
उन हत्यारों का शिकार हो जाते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। आखिरकार उन्हें भी तब तक मारा जाता है जब तक क्या वो मर नहीं जाते। इसके बाद वो मर जाते हैं। पब्लिक, कुछ लोग अपने दरवाजों से झांक कर देख रहे थे, तो कोई खिड़कियों से झांक कर देख रहा था, कोई छत से झांक कर देख रहा था। देख सब रहे थे अपनी आंखों से इस दृश्य को, लेकिन रोकने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। यहां से वो हथियारबंद लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हनीफ के घर पे जाते हैं। हनीफ के घर का दरवाजा बंद कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि वो जो हत्यारे थे, क्योंकि घर के अंदर घुस सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक जोर का धक्का मारा और धक्का मारने के बाद उस दरवाजे को भी खोल देते हैं। और जैसे दरवाजा खोला जाता है तो यहाँ पर हनीफ की जो बीवी थी वो उस दरवाजे पर लगकर खड़ी हुई थी, ताकि वो अपनी भी और अपने बच्चों की भी हिफाजत कर सके। लेकिन जो हथियारे थे वो मजबूत थे, टिकाऊ थे, उनके पास हथियार थे और वो ताकतवर थे। उन्होंने इस तरह से दरवाजे को धक्का मारा कि दरवाजा खुल जाता है। अब उस हनीफ की बीवी होती है कसुमन। दरअसल उसने रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो रुकते नहीं हैं और वो कसुमन को तब तक मारते हैं जब तक कसुमन मर नहीं जाती। हनीफ खुद मर चुका है, 2 बेटे मर चुके हैं और उसकी बीबी भी मर चुकी है। लेकिन इसी बीच में बचाने की हिम्मत जुटाई थी उसके 15 साल के विकलांग लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है। वो भी दौड़कर आता है, जैसे दौड़ सकता था, जैसे चल सकता था, भाग सकता था, जहां से भी उसके अंदर ताकत आई। विकलांग था, लेकिन वो उनके पास पहुंचता है और अपनी मां को बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन उन हत्यारों ने उसको भी मार डाला। अब इसके बाद जो उनका 12 साल का बेटा होता है, अब तक जो टोटल मिला के हत्याएं हो चुकी थी, 5 लोगों की हत्याएं हो चुकी थी। 6वां बेटा होता है, 12 साल की उसकी उम्र होती है, नाम उसका मेहरबान होता है। मेहरबान भी अपने माँ को, अपने भाई को दौड़ देख कर आता है, चीख रहा था, रो रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जैसे बाप को मारा, जैसे माँ को मारा, वैसे ही मेहरबान, जिसकी उम्र 12 साल थी, उसको भी मार डालते हैं। अब इसके बाद दानिश खान, जो उनका 8 साल का बेटा होता है, दानिश खान भी अपने घर वालों को बचाने के लिए वहीं मौके पर आ गया था, लेकिन वो भी अपना ना तो खुद को बचा पाया, ना माँ को बचा पाया, ना ही अपने भाइयों को बचा पाया। अब सबसे छोटा वाला बच्चा था जिसकी उम्र 5 साल है, नाम उसका अनीस खान होता है, 8वां उसका नंबर था, वो भी वहीं पर था, लेकिन वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, लेकिन चीख पुकार की आवाज़ सुनने के बाद वो जोर जोर से रो रहा था। हत्यारे बोले ये अकेला क्या करेगा, इसको भी मार डालते हैं। उन्होंने यानी कि उसको भी मार डाला और अब तक 8 हत्याएं हो चुकी थी। अब घर में एक एक कोने को देखा जा रहा था, तलाशा जा रहा था। घर का सबसे बड़ा वाला बेटा, जिसका नाम सैमुल होता है, सैमुल दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार आवाज़ लगा रहे थे कि सैमुल तुम कहाँ हो, तुम भी बाहर निकल के आओ, लेकिन सैमुल वहाँ था ही नहीं। दरअसल थी तो वहाँ पर जैनब खातून थी, जो कि हनीफ की माँ होती है। हनीफ की बूढ़ी माँ उन्हें रोक रही थी, गरिहा रही थी, गाली दे रही थी, रोकने की तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन उन्होंने जैनब खातून पर कोई हमला नहीं किया। उसी से पता चलता है कि जो सबसे बड़ा वाला बेटा है सैमुल, दरअसल वो अपनी बीवी के साथ अपनी ससुराल में गया हुआ है। अगर वो भी वहां पर होता तो शायद उसे भी वो मार डालते। जैनब खातून ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। वो रात भर लोगों को आवाज लगाते रही। रात के 8:30-9 बजे की घटना थी। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, लेकिन उस जैनब खातून की रोने की आवाज़ें सुनने के बाद भी, उसकी बार बार बुलाने के बावजूद भी किसी के अंदर पूरे गांव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आ जाते। और आने के बाद जो मर चुके थे, क्योंकि जितने भी थे सब, जिस पर भी हमला किया गया था, सबके सब मर चुके थे। उधर मस्जिद में हनीफ मर चुका था, घर में उसकी बीवी और 6 बच्चे टोटल मिला के उसके मर चुके थे। 2 बच्चे सड़क पर मर चुके थे जो अपने बाप को बचाने के लिए स्टार्टिंग में आते हैं। आखिरकार जैनब खातून बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन इस रिक्वेस्ट का किसी पर असर नहीं पड़ रहा था। अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होने के बाद अब यहीं से किसी ने खबर दी जैनब खातून के शोहर को, जिसका नाम होता है गफूर खान। गफूर खान अगली सुबह में, वो क्योंकि दूसरी जगह पर गया हुआ था, वापस लौट कर आता है। अपने बेटे को मस्जिद में मरा हुआ देखता है, 2 पोतों को सड़क पर मरा हुआ देखता है, और बेटे की बहू को मरा हुआ देखता है, 4 और पोतों को घर के अंदर मरा हुआ देखता है। अपनी बीवी से आकर पूछता कि हुआ क्या था। तब वो पूरी कहानी बताती है कि वो फला लोग थे, वो घर में आए थे। बस ये सुनने के बाद अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, थाने जाऊं कि नहीं जाऊं। तभी गांव का चौकीदार आता है और हाथ जोड़ते हुए खड़ा कहता है कि साहब मेरे लिए क्या आदेश है। तभी चौकीदार से कहा जाता है कि थाने तो चलना ही पड़ेगा, सूचना तो देनी ही पड़ेगी। गांव का कोई आदमी उन्हें उठाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमें 4 कंधों की भी अभी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद 4 कंधों की जरूरत के लिए सीधे थाने पहुंच जाते हैं। और जैसे ही थाने पहुंचा जाता है तो थाने जाने के बाद ये कहानी बताई जाती है। एसएचओ शंभुनाथ सिंह के पास
ये सूचना दी जाती है कि गांव के अंदर 8 कत्ल हो चुके हैं, मर्डर हो चुके हैं। इसके बाद एसएचओ शंभूनाथ ने एसपी सुबोध प्रसाद को ये सूचना दी कि गांव के अंदर 8 मर्डर हो चुके हैं। सब मैं फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंच रहा हूं। अब शंभूनाथ ने जाने के बाद सब लाशों को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद आखिरकार एक तहरीर लेते हैं। तहरीर लेने के बाद ये पता चलता है कि जो गफूर खान है उसका एक बेटा तो मारा जा चुका है, और जो उसके 2 बेटे बचे थे, दरअसल उसके 2 बेटों ने और बाकी उसके जो पोते थे उन्होंने मिलकर ही तो उसके बेटे की हत्या की है। वो एफआईआर कराए तो किस पर कराए, उसके अपने ही तो मर चुके थे और बाकी जो बचे थे वो भी तो अपने ही थे। लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाती है और 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगाने के बाद आखिरकार फिर मामला ये अदालत में पहुंच जाता है। और जब पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी तो उस चार्जशीट के हिसाब से पता चलता है कि जमीन के बंटवारे को लेकर भाई भाइयों में बहुत ज्यादा ना इत्तेफाकी पैदा हो गई थी, और इतनी ना इत्तेफाकी पैदा हुई थी कि बाप इनमें सुलह कराने में बिल्कुल फेल हो गया था। और यही कारण था कि दोनों भाई अपने ही भाई को मारने की फिराक में लग जाते हैं। न केवल भाई को मारने की फिराक में लग जाते हैं बल्कि उसके बच्चों की। अब भाइयों ने ही अपने बच्चों का सहारा लेकर अपने भाई को और उसके बच्चों को मार डाला था। 1 अगस्त 2008 की ये बात है। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 11 में से 7 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। बचे 4 लोग, जिसमें मुबारिक खान होता है, मुफिल खान जो दोनों सगे भाई होते हैं, और उन्हीं के बच्चे हैं सद्दाम खान और वकील खान। दरअसल इन्हें यह कहा जाता है कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक या इनके प्राण न निकल जाए। चारों को ही मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है, लेकिन कानून में कुछ लचीलापन है और बचने के तमाम रास्ते हैं। यहां से हाईकोर्ट मामला पहुंचता है। झारखंड के हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद 2 जुलाई 2009 की ये बात है। हाईकोर्ट ने इस अपने फैसले को बरकरार रखा। कहा कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाए। फिर अगली बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद 9 अक्टूबर 2014 को सद्दाम खान और वकील खान की सजा को तो आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, लेकिन मुबारिक खान और मुफिल खान जो होता है उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। और वही जो पहली अदालत ने कहा था कि फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि इनके प्राण न निकल जाएं। लेकिन उनके पास और भी एक रास्ता था और उन्हें फिर राष्ट्रपति के यहाँ अपील कर दी। उस वक्त उस दौर में राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने 23 जून 2016 को एक आदेश दिया। कहा कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका गया, यानी कि उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया जाता है और उस सजा को बरकरार रखा जाता है जैसी सजा थी। एक बार फिर से अपील की जाती है और जब री अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, इस मामले की सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद 26 नवंबर 2021 को आखिरकार पुनर्विचार याचिका पर एक फैसला आता है। कहा जाता है कि मुबारिक खान और मुफिल खान दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जब तक अब ये सलाखों में जिंदा रहेंगे, शायद तब तक ये सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश भर को हिला के रख दिया था कि सगे भाइयों ने ही सगे भाई का मर्डर किया और सगे भाइयों ने ही सगे भतीजों का और उनकी मां का भी मर्डर कर दिया था। इस घटना ने पूरे प्रदेश भर को हिला दिया था। जब जब इस घटना की जिक्र होता है, चर्चा होती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।